जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एमपीएसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है न्यायाधिकरण, ये न्यायपालिका से जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों, आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारत में न्यायाधिकरण, तो न्यायाधिकरण सबसे पहले तो ये जो भारी भरकम शब्द है दोस्तों, न्यायाधिकरण, ठीक है, मतलब 20 कैलोरी एनर्जी अपनी इसकी खर्च हो जा रही है दोस्तों, इसमें इसको बोलने में इतनी ताकत लग रही है, इतनी एनर्जी लग रही। तो ये एक्चुअल में है क्या? ठीक है, न्यायाधिकरण क्या है भाई? न्याय को तो हम जानते हैं, ठीक है, कि न्याय करना मतलब जज का काम होता है, न्यायपालिका प्लस ये अधिकरण। ठीक, अधिकरण होता है किसी विशेष मामले से संबंधित, ठीक है, किसी विशेष मामले से संबंधित जो होते हैं विषय दोस्तों, ठीक, विशेष मामले जो होते हैं उनको हैंडल करने के लिए या उनके संबंध में सुनवाई करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, विशेष मामलों से संबंध में जो न्याय दिया जाता है उसे न्यायाधिकरण बोला जाता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ठीक है, किस प्रकार से एकीकृत है। एकीकृत में किस प्रकार से दोस्तों, कि ये एक इंटीग्रेटेड है, ये सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है, ये कितने हाई कोर्ट है दोस्तों? 25 हाई कोर्ट है अलग अलग राज्यों में, उसके नीचे ये अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन इसके साथ एक व्यवस्था और थी दोस्तों न्याय व्यवस्था में, कि जो देश में जो विभिन्न जो लोक सेवक होते हैं दोस्तों, तो लोक सेवकों के भर्ती से संबंधित विवाद होते हैं, या पर्यावरण से संबंधित विवाद होते हैं, या करारोपण से संबंधित विवाद होते हैं, ठीक है, तो इनकी भी क्या हो रही थी? 1976 से पहले तक क्या हो रहे थे? इनकी सुनवाई भी कहाँ हो रही थी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हो रही थी। तो इससे क्या कर हो रहा था दोस्तों? पहले तो सुप्रीम कोर्ट के विशेष मूलाधिकार है, मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, रिट क्षेत्राधिकार है। हाईकोर्ट के भी ऐसे दोस्तों बहुत से ऐसे काम है जिन पे ये पहले से ही बिजी थे। उसके बाद फिर ये लोक सेवकों के मामले भी देखना है, तो वो लोक सेवकों के मामले इसलिए देखना है दोस्तों क्योंकि क्या होता है, वो जनता से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें जल्दी न्याय की आवश्यकता होती है। फिर न्याय तो सभी को जल्दी मिलना चाहिए दोस्तों। तो पर इस संबंध में क्या रहता है कि जल्दी कार्रवाई होना चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति मान के चलो कि मतलब गलत योग्यता के आधार पर, गलत डिग्रियों के आधार पर कोर्ट मतलब प्रशासनिक सेवा में आ जाता है और उसके केस की सुनवाई चलती रहती है और अपना काम करता रहता है, तो ऐसा संभव है दोस्तों कि वो अपनी पूरी ड्यूटी 60 साल की ड्यूटी भी कर ले। क्योंकि हमने तो देखा है ना दोस्तों कि हमारे जो न्याय व्यवस्था में क्या है, लंबे लंबे मामले चलते हैं, 20-20 साल, 50-50 साल जा रहे हैं कोर्ट, सुनवाई पे सुनवाई, सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। तो इसीलिए दोस्तों क्या किया गया कि एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, जो प्रशासन से संबंधित जो विषय आएंगे दोस्तों उनके क्या करेंगे, देखेंगे, है ना, कि प्रशासन से संबंधित। तो इसीलिए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान के भाग, तो दोस्तों जो न्यायाधिकरण की व्यवस्था थी 1976 तक देश में नहीं थी। ये सभी मामले भी सामान्य कोर्ट के द्वारा क्या किए जाते, सुनवाई की जा रही थी। फिर सब सरकार को लगा तो उन्होंने क्या करा, 42वां संविधान संशोधन 1976, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसी के तहत दोस्तों देश में न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई। ठीक है, कहाँ की गई? संविधान के भाग 14A, ठीक, भाग 14A के तहत। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन से अनुच्छेद? 323A और 323B को इसमें दोस्तों जोड़ा गया था। 323A और 323B को जोड़ा गया था। अब 323A में क्या है, तो ये याद रखिएगा कि जो न्यायाधिकरण की व्यवस्था कब की गई, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, कौन से भाग में संशोधन हुआ था? भाग 14 में। और क्या जोड़ा था? 14A जोड़ा था। और जिसमें कौन कौन से दो अनुच्छेद परिवर्तित हुए थे दोस्तों? 323 में ए भी जोड़ा गया था और 323B जोड़ा गया। अब जो 323A क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण या सार्वजनिक सेवा संबंधित मामले होते हैं दोस्तों। जो यूपीएससी से संबंधित विवाद होगा, ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण, या एमपीपीएससी से संबंधित कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाता है, उससे संबंधित उनकी सेवा शर्तों से संबंधित विवाद होता है, तो ये न्यायाधिकरण द्वारा देखा जाएगा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा।
तो अगर आपको एग्जाम में आए कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था कहाँ है, तो 323A में, और संविधान के किस भाग में है, तो भाग 14A में। अब अन्य मामलों से संबंधित न्यायाधिकरण दोस्तों, टैक्स से संबंधित, लेबर श्रम से संबंधित, चुनाव से संबंधित आदि न्यायाधिकरण। इसी में दोस्तों एक पर्यावरण से संबंधित न्यायाधिकरण भी है, जिसे हम एनजीटी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी 2010 में स्थापना की गई थी, पर्यावरण से संबंधित मामले को देखता है। ऐसे ही दोस्तों टैक्स से संबंधित है, श्रम से संबंधित भी अलग अलग क्या है, न्यायाधिकरण है। अब जो 323A वाला दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में। 323A जो यूपीएससी प्लस एमपीपीएससी प्लस यूपीपीएससी प्लस हरियाणा पीएससी, ये सभी दोस्तों यूपीएससी और ये और जो सभी राज्यों की जो स्टेट लोक सेवाएं होती हैं, उनसे संबंधित कोई भी विवाद होगा दोस्तों, प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा देखा जाएगा। 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया। तो कब किया गया दोस्तों, 1985 में। ठीक है, और इसकी जो व्यवस्था कब की गई थी दोस्तों, 1976 में। 76 में व्यवस्था की गई थी दोस्तों, और 85 में इसका क्या किया गया था, पहला भारत का प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन हुआ था। अब इसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या है कि सिविल सेवक जो होते हैं दोस्तों, यूपीएस से संबंधित, उनकी सेवा संबंधित मामले होंगे, या भर्ती प्रक्रिया संबंधित, या सेवा शर्तों से संबंधित, या सेवा से संबंधित सभी मामले दोस्तों कौन देखेगा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा देखा जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में जो एक केस चल रहा है, जिसमें जो एक अभ्यर्थी था जो चयनित हो गई है, ठीक है, चयनित हो गई, उन्होंने क्या करा, अपने जाति प्रमाण पत्र का गलत इस्तेमाल करके, या गलत जाति प्रमाण के तहत भर्ती हो गई है, और जो एक्चुअल में नहीं है, तो उनका जो विवाद है दोस्तों, प्रशासनिक न्यायाधिकरण देख रहा है। अब दोस्तों सार्वजनिक सेवक हो गए, अखिल भारतीय सेवाएं। दोस्तों अखिल भारतीय सेवा में आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, और आईएफएस होते हैं। ये 3 सेवाएं आते हैं। तो इनसे संबंधित जो दोस्तों जो सेवा होंगी, ठीक है, उनके मामले में इसमें क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। तो सार्वजनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवा एक पर्टिकुलर 3 शब्द आ जाते हैं दोस्तों उसमें। भारतीय जो आईएएस होते हैं, या जिले लेवल पे जैसे हम कलेक्टर बोलते हैं, आईपीएस होता है जैसे हम सामान्य तौर पर एसपी बोलते हैं, और आईएफएस भारतीय फॉरेस्ट सर्विस। ये 3 से संबंधित जो उनके सेवा संबंधित जो मामले होंगे दोस्तों, वो भी कहाँ देखे जाएंगे, प्रशासनिक न्यायाधिकरण में। और अपवाद कौन कौन से हैं किससे जो न्यायाधिकरण नहीं देखता, रक्षा कर्मी जो सीआरपीएफ बीएसएफ से संबंधित जो अधिकारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर जनरल, मेजर वगैरह, इन संबंधित मामले नहीं देखता है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी भी इसमें क्या करते, शामिल नहीं होते। और संसद के जो सचिवालय के कर्मचारी होते हैं दोस्तों, एसएससी के तहत जो जाते हैं, इनको भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण नहीं देखता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण कब 1985 में बना है, एक जो मतलब संविधान में इसके लिए प्रावधान कब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। अब इसकी संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या है कि जो अध्यक्ष रहेगा उसकी आयु कितनी रहेगी, 65 वर्ष, ठीक, सेवानिवृत्ति की आयु। और जो सदस्य रहेंगे उनके 62 ईयर्स में वो रिटायर्ड हो जाएंगे। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के जजत्व की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या रहेंगे दोस्तों, जज रहेंगे। वो एक कमेटी बनाएंगे और वो किसी व्यक्ति को न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगी। तो नियुक्ति कौन करता है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्ष की जो रिटायरमेंट की आयु कितनी, 62 वर्ष है, और सदस्य की 62 वर्ष है। इसके जो 17 बेंच है दोस्तों भारत में न्यायाधिकरण की, एक है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, फिर अलग अलग राज्यों के न्यायाधिकरण है। तो ऐसा दिल्ली मुख्य बेंच है दोस्तों, फिर अन्य उच्च न्यायालयों में इसकी सर्किट बेंच है अलग अलग राज्यों। प्रक्रिया किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता के से बाध्य नहीं है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पर आधारित है। मतलब जो सामान्य न्याय व्यवस्था है दोस्तों, उसी के तहत क्या करते हैं, ये सुनवाई करते हैं, ना कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता में कि एक लोक सेवक को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। इन मामलों को न देख के नैतिक मूल्यों को देखते हैं, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता को देखते हैं, या जो सामान्य न्याय व्यवस्था की उन्होंने मान के चलो किसी अधिकारी ने, ठीक है, मतलब काफ़ी लोगों को क्या किया, अपमानित किया है, तो भी उन पर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये जो सिविल प्रक्रिया संहिता में ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लिखा है, लेकिन सामान्य न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा तो है ना दोस्तों,
तो इसलिए ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब प्रक्रिया शुल्क के 50 रुपये के शुल्क पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। मगर जो प्रताड़ित है वो भी लगा सकता है स्वयं, या उसके वकील के माध्यम से क्या हो सकता है, वो कोर्ट में न्यायाधिकरण में पेश हो सकता है। अब जो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण हो गए दोस्तों, अब राज्य स्तर पर देखते हैं कहाँ पर न्यायाधिकरण है। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण ये राज्य सरकार के अनुरोध पर संसद बनाती है, ठीक है, कि मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों, उसको क्या करने पड़ेगा, अनुरोध करना पड़ेगा केंद्र सरकार से या संसद से कि अब हमारे राज्य में कि जो MPPSC है या UPPSC है, उनके जो अधिकारी वर्ग है इनकी सुनवाई करना है तो दोस्तों, ठीक है, तो वो फिर संसद क्या रहे उस राज्य के लिए न्यायाधिकरण की, जो राज्य न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है। वर्तमान स्थिति 2019 तक दोस्तों सक्रिय जो स्टेट न्यायाधिकरण कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में वर्तमान में है दोस्तों, ठीक है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, केरला में है और पश्चिम बंगाल में। कौन कितने राज्य दोस्तों, 3 दूनी 5, ठीक, 3 2 5, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल। समाप्त कहाँ हो गए, जहाँ पहले थे और अब वर्तमान में नहीं है दोस्तों, MP है, यहाँ पे समाप्त हो गया, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लंबित कहाँ पे है कि उनका जो मतलब डेवलप करने की उनकी प्रक्रिया चल रही है, निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ओडिशा ने समाप्ति का प्रस्ताव दिया, हरियाणा ने स्थापना का अनुरोध किया है, कि ओडिशा ने समाप्त करने की बात कही और हरियाणा ने स्थापना करने की बात कही है। संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी हो सकता है दोस्तों, है ना। अन्य मामलों से संबंधित न्यायाधिकरण दोस्तों, इनका जो प्रावधान है कहाँ किए गए हैं, 323B के तहत। अन्य मामलों से संबंधित न्यायाधिकरण है जो कराधान से संबंधित है या श्रम से संबंधित है, ठीक है। विवादों का समाधान, कराधान मतलब टैक्स, विदेशी मुद्रा जिसको हवाला कारोबार जिसके नाम से हम जानते हैं दोस्तों, इसमें विवाद आता है। श्रेय समय, भूमि सुधार से संबंधित और चुनाव से संबंधित आदि जो मामले होते हैं दोस्तों, वो इन ट्रिब्यूनल के द्वारा देखे जाते हैं। इनके लिए अलग अलग गठित किया गया है, ठीक है, टैक्स ट्रिब्यूनल है, ठीक है, फॉरेन करेंसी ट्रिब्यूनल है, लेबर ट्रिब्यूनल है, भूमि सुधार ट्रिब्यूनल है, ठीक है। स्थापना, संसद और राज्य विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण बना सकते हैं, मतलब संसद केंद्र सरकार के लिए, मतलब संपूर्ण देश के लिए, और जो राज्य विधानमंडल अपने पर्टिकुलर राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, न्यायाधिकरण, विशेष न्यायाधिकरण का गठन कर सकता है आर्टिकल 323B के तहत। अब न्यायिक पुनरावलोकन और चंद्र कुमार मामला क्या है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मामला है चंद्र कुमार मामला, ठीक। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या निर्णय रहा था कि न्यायाधिकरणों के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा था दोस्तों कि जो ट्रिब्यूनल गठित किया है, ठीक है, पहले ये सुनवाई कर रहा था तो इसका अंतिम निर्णय होता था। इसका निर्णय क्या होता था, अंतिम निर्णय होता था, इसके निर्णय के खिलाफ हम कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर ये इससे क्या हो रहा था दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, न्याय प्रक्रिया में भेदभाव हो जाता है, या जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसे क्या करते, न्याय से वंचित भी किया जा सकता है, या जिसके पास संसाधन नहीं है उसको न्याय प्रक्रिया में देरी होती है। तो कभी कभी ये मामले भी देखे गए थे कि जो न्यायाधिकरण है दोस्तों, उनमें भी क्या हो रहा है, व्यक्ति का क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है, सही डिसीजन नहीं दे रहे हैं, या उनको किसी व्यक्ति को जो न्याय मिला है उसमें कुछ कमी रह गई है, तो उसके लिए कहीं तो जाने का प्रावधान होना चाहिए ना। तो न्यायाधिकरणों के आदेश के विरुद्ध जो चंद्र कुमार मामले में कहा गया था कि ये न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट में ये जा सकते हैं। अनुच्छेद 323 या 320 के तहत भी प्रावधान असंवैधानिक घोषित होंगे जो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर, ठीक है। अब अपीलीय प्रक्रिया क्या है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और स्टेट प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच में हम क्या कर सकते हैं, अपील अब कर सकते हैं। चंद्र कुमार मामले ने इस बात का प्रावधान करा दिया गया है इसमें, पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने पड़ेगा। पहले वो आपको न्यायाधिकरण सबसे नीचे लेवल का, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। पहले यहाँ का न्याय आपको पसंद नहीं आया तो फिर कहाँ जाएंगे, अपन हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, वो सर्वमान्य है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है दोस्तों, एक प्रकार से ईश्वर का आदेश है, उसका पालन आपको करना ही पड़ेगा।
इसलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट आदि नामों से उल्लेखित करते हैं। ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य, शीघ्र न्याय, इनका जो गठन का उद्देश्य क्या था कि शीघ्र न्याय मिले, न्यायाधिकरण सस्ते होते हैं और त्वरित न्याय का लक्ष्य है, क्योंकि इनमें दोस्तों मामले संबंधित विषय से संबंधित ही होते हैं। जैसे कोई पर्यावरण का है तो वो एनजीटी देखेगी, उसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखेगा, या सर्विस से संबंधित, सेवा से संबंधित है यूपीएससी वाले का तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण देखेगा। तो मामले भी कम आते हैं, इसलिए सुनवाई भी अच्छे से हो जाती है। न्यायाधिकरणों के निर्णय में पारदर्शी और स्वतंत्रता पर सवाल, ठीक है, कभी कभी उठाते देखे गए हैं। जो ये था दोस्तों एनजेएससी, मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, मामले में न्यायिक नियुक्ति में सुधार की मांग की गई है। इसमें क्या हो रहा था दोस्तों कि जो जज वगैरह हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के, इनकी नियुक्ति की जाती है, तो इसमें कौन रहते हैं? इसमें केवल जज होते हैं। जज होते हैं। बोर्ड व्यवस्था क्या कहलाती है? कॉलेजियम प्रणाली बोलते हैं। कॉलेजियम प्रणाली में कौन होता है? एक होता है, या जिसे हम सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है, प्लस 2 अन्य जज रहते हैं। ये मिलके क्या होता है? कॉलेजियम एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये 3 लोग किसी व्यक्ति को मान के जज बनाना है, ये व्यक्ति को जज बनाना, तो इनने जो जिस बात को मोहर लगा दी तो वो व्यक्ति बन जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि फिर सुप्रीम जो संसद ने एक कानून लाई थी जिसके तहत कि जज को केवल जज ही नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, संसद की भूमिका या सरकार की भूमिका भी होनी चाहिए, क्योंकि जो जज है दोस्तों जो नियुक्त किए जाते हैं वो संपूर्ण भारत के लिए एक महत्व का विषय है, या सभी संपूर्ण भारत से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है कि जो जज होते हैं उसमें केवल 3 लोग ही निर्धारण कर लेंगे कि संपूर्ण भारत में ये न्याय का निरूपण करेंगे, न्याय देंगे। तो उसमें अन्य संस्थाओं की भी भागीदारी होना चाहिए। फिर एक कमेटी उनको मतलब चुनाव करेगी और फिर एक व्यक्ति का चुनाव होगा। तो इससे संबंधित में क्या होता है, नियुक्ति में सुधार की मांग उठ रही है कि जो जज है दोस्तों उनमें भी क्या पारदर्शिता होनी चाहिए। सारांश क्या है? न्यायाधिकरण भारतीय न्याय प्रणाली में अहम हिस्सा है जो विशिष्ट विवादों का तीव्र निपटारा करते हैं। हालांकि चंद्र कुमार मामले में उच्च न्यायालयों की शक्ति को बरकरार रखा है, जिसमें न्यायिक संतुलन सुनिश्चित हुआ। अब उल्लेख दोस्तों 323 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, यूपीएससी एमपीपीएससी। तो 323 में अन्य विषयों से संबंधित आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे दोस्तों। इसमें एनजीटी आ जाएगा, टैक्सेशन वाला आ जाएगा, ठीक है, इलेक्शन वाला आ जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए हमने जो संबंधित विषय से संबंधित कौन से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कि भारत में न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान किस संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं? 44, 42, 52, 61। तो दोस्तों 42 में संविधान संशोधन, 44 में दोस्तों संपत्ति को हटा दिया गया, 42 बार, 52 में संविधान संशोधन दोस्तों ये अपना दल बदल से संबंधित है, ठीक है। और किस भाग में न्यायाधिकरण को प्रावधान है दोस्तों? भाग 14A, ठीक, भाग 14A। अनुच्छेद 30 किस प्रकार के न्यायाधिकरण? चुनाव, संधि, कराधान, सामयिक, प्रशासनिक न्यायाधीकरण। जो प्रशासन संबंधित जो विवाद होंगे दोस्तों उस मामलों को कौन देखेगा? प्रशासनिक न्यायाधिकरण या 323A के तहत देखा जाएगा। 323B के तहत किससे संबंधित है? चुनाव, अन्य मामलों, सरकारी सेवा, केवल 300 अन्य मामलों से जो प्रशासनिक सेवा से नहीं रहेंगे। अन्य मामले जो प्रशासनिक सेवा से नहीं रहेंगे वो 323B के तहत उनको देखा जाएगा। स्थापना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? संसद की शक्ति बढ़ाना, न्यायपालिका का निष्क्रिय, सार्वजनिक सेवा विवादों का समाधान करना, संविधान संशोधन करना। तो जो सार्वजनिक सेवा के विवाद है दोस्तों कि वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक है, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए दोस्तों ये इसलिए इनका गठन किया गया था। निम्नलिखित किस विषय से 300 अंतर्गत आता है? 332 का, 323 का क्या है? रक्षा, संसद, कराधान, विदेश नीति। तो इसमें जो कराधान आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन से संबंधित जो न्यायाधिकरण है दोस्तों 323 में लिखा गया, तो यहाँ कराधान आ जाएगा। रक्षा वाला इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि रक्षा से संबंधित न्यायाधिकरण की जो सीमा रेखा में आता ही नहीं है, वो अलग न्यायाधिकरण देखता है दोस्तों ना। किस अनुच्छेद के तहत न्यायाधिकरण की स्थापना की गई? 315, 323,
280, 324। तो 315 क्या है दोस्तों, सभी राज्यों की जो सेवा होती है, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, ठीक, हरियाणा पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, ये सभी। 323 में अपना न्यायाधिकरण है, 280 और 324 में दोस्तों चुनाव आयोग, ठीक, 280 के तहत देता है। ठीक है, न्यायाधिकरण संविधान में एक विशेष स्थान क्यों दिया गया? न्यायालय कमजोर, तेजी से न्याय, राजनीतिक दबाव, चुनाव सुधार, तेजी से न्याय देने के लिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 76 में 200 डिसीजन आया था, 42 में संविधान संशोधन। इसका गठन कब किया गया था? 85 में किया गया था। इसका आंसर आ जाएगा बी, 85। क्या न्यायाधिकरणों के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं, केवल राष्ट्रपति के ना, हाँ, केवल संसद द्वारा। तो हाँ, ठीक, चंद्र कुमार दोस्त जो मामला था उसमें ये दी गई। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी वो हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल करे और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और आपके घर समृद्ध रहे, खुशहाल बने। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।